हेलो एवरीवन। बच्चे माई सेल्फ शिराज ग्रोवर। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फिजिक्स का लाइट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा जी। मार्क्स ओरिएंटेड है ना। इजी भी है अगर आप अच्छे से ध्यान से समझ लोगे तो। थोड़े थोड़े लॉजिक्स हैं पर जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं उन्हीं के रिलेटेड होते हैं। तो बेटे लाइट चैप्टर में पहले हम लोग बात करें कि लाइट होती क्या है। तो लाइट एक क्या है बेटा जी? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये आप लोगों को दूसरी चीज़ें देखने में हेल्प करती है, हालांकि खुद इनविजिबल होती है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प यू टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स। दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। ठीक है। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मतलब क्या होता है बेटा जी? हालांकि। ठीक है। इट itself इज इनविजिबल। ये खुद क्या होती है बेटा जी? इनविजिबल होती है। ठीक है। और लाइट में आप लोगों को बता दूं बेटा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। माने इसको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए। तो हमें पता है कि सन से जो है वो लाइट अर्थ तक आ जाती है ना। तो अर्थ के बस पास पास ही क्या है? एटमॉस्फेयर है ना। तो अर्थ के पास पास ही एक एयर का मीडियम है। बट सन अर्थ से बहुत दूर है। तो स्पेस में उस जगह पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी सन से लाइट हमारे तक आ जाती है। तो मैंने अर्थ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए यानी कि प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है। तो इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग ये पढ़ते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा जी? कि लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर, चाहे वो एक स्मूथ सरफेस हो, चाहे वो एक रफ सरफेस हो, तो लाइट चाहे रफ सरफेस हो चाहे स्मूथ सरफेस हो, इसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वेन एवर लाइट बाउंस बैक, वेन एवर लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग टू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट है अगर वापस आ जाती है तो हम लोग कहते हैं लाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है? लाइट रिफ्लेक्ट करती है। और जैसे मान लो मेरे पास यहाँ वाटर हो, तो मैंने इसके ऊपर क्या करा बेटा? लाइट मारी। लाइट जाना चाहिए था सामने, पर लाइट क्या हो गया? मीडियम चेंज होने के कारण बेंड कर गई। तो दिस बेंडिंग इज नॉन एज बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में लाइट के दो तरीके पढ़ेंगे कि लाइट जो होती है ये एक डुअल नेचर परफॉर्म करती है। क्या परफॉर्म करती है बेटा जी? डुअल नेचर। ठीक है। जिसमें हम लोग मानते हैं कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव ही करती है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो पार्टिकल की तरह बिहेव करने से हम लोग जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिनास समझ सकते हैं। और वेव नेचर से हम लोग समझते हैं बेटा जी इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। हालांकि जो ये तीनों हैं ये +2 का पार्ट है, तो अभी हम लोग इनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट का किसी भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद वापस उसी मीडियम में चले जाना। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट का एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में चले जाना, अपना रास्ता बदल लेना। तो रास्ता बदल लेना होता है रिफ्रैक्शन, और सेम मीडियम में चले जाना उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम लोग प्लेन सरफेसेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन जो होती है बेटा जी वो दो तरह की होती है।
एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है इसमें लाइट रेज किसी सरफेस के ऊपर आती हैं पैरेलल। कैसे आती हैं? पैरेलल। ठीक है। और सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद वो पैरेलल ही वापस चली जाती हैं। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि लाइट रेज आती तो पैरेलल है, किसी भी सरफेस के ऊपर आती तो पैरेलल है, पर वो एक ही डायरेक्शन में पैरेलली वापस नहीं जाती। ये नीचे चली गई, ये मान लो स्ट्राइकर की इधर चली गई, ये इस तरफ चली गई। तो जब अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए तो हम लोग उस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर वो जैसे आई थी वैसे ही पैरेलली वापस चली जाए तो हम लोग उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, होपफुली ये आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपने छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज। पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सेम प्लेन में क्या करते हैं बेटा? लाई करते हैं। अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये मान लो एक मेरे पास प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का जो मैं ये पोर्शन शेड कर रहा हूँ पीछे से, इस पोर्शन को शेडेड पोर्शन या क्या कहते हैं, पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस। और जो इसके आगे वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, जिस सरफेस से लाइट ने रिफ्लेक्ट करना होता है। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या देते हैं। अब ये देखो कि मेरे पास जो लाइट रे यहाँ से आई, तो जो लाइट रे इसके ऊपर आ रही है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट के ऊपर आकर गिरती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के से एक ऐसी मैं लाइन बनाऊं जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर सरफेस से मैं ऐसी लाइन बनाऊं जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंट रे के द्वारा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया जाता है इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ स्ट्राइक होने के बाद जो ये वाली लाइट है ये वापस चली जाती है इस डायरेक्शन में, तो जो वापस चलेगी बाउंस बैक कर गई, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो ये वाला एंगल बनाती है इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो अभी आपको पता लग गया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो नीचे भी एंगल कितना होगा? 30 का। ठीक है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब ये टू डायमेंशनली लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेंथ ब्रेड है और हाइट की तरफ निकल जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये टू डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली जाते हैं, इसीलिए कहते हैं हम लोग कि ये एक प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझाता हूँ आपको मैं। मैंने आपको पढ़ाया अभी, जैसे ये मेरे पास क्या है? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर का पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस। क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस। और जो इसके आगे वाला हिस्सा होता है हम लोग इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो जो लाइट इसके ऊपर आई थी इसको हमने कहा था इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आकर बजी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। इसके ऊपर मैंने एक लाइन ऐसे बना दी जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, तो इसको हम लोग कहते थे नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है? तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये समझो कि जो इंसिडेंट वाला एंगल है, मान लो वो ये कितना है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 30। तो मैं इसको कम कर दूँ, 30 की बजाय अगर मैं किसी लाइट रेज़ को 20 डिग्री के एंगल पे मारूँगा तो वो 20 डिग्री के हिसाब से वापस जाएगी। अगर मैं किसी लाइट रे को 10 डिग्री पे मारूँगा तो वो 10 डिग्री के हिसाब से वापस जाएगी। क्लियर है? अगर मैं किसी लाइट रे को 5 डिग्री के हिसाब से मारूँगा तो वो 5 डिग्री के हिसाब से वापस जाएगी। है ना? तो जैसे-जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करता जाऊँगा, वैसे-वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कम होता जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी, मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कर दूँ, तो उस समय मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। है ना? तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस दोनों 0 हो जाएँ, तो हम लोग ये कहते हैं कि लाइट रे नॉर्मली आई थी। क्या आई थी? नॉर्मली इंसिडेंट हुई और नॉर्मली ही वापस चली गई। तो लाइट रे जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से लाइट रे क्या हो गई? वापस चली गई। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जब लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है और इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं 0। क्या होते हैं? 0। ठीक है? तो एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ मैं, आराम से हो जाएगी। मेरे पास मान लो ये एक मिरर दिया गया है। ठीक है जी? तो मिरर के ऊपर मान लो कोई लाइट रे स्ट्राइक कर रही है। ये लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो है 30 डिग्री का। ठीक है? ये रिफ्लेक्ट हो गई और मुझे उसने पूछा ये बताओ एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल जो मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है? तो बेटा मेरे को ये पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो ये भी 30 होगा। और मैंने बताया कि नॉर्मल जो होती है वो मिरर के सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 का। तो 30 और x जो है इन दोनों का सम कितना होगा? 90। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी? 60 डिग्री। क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। ठीक है? अच्छा, मैंने आपको अभी पढ़ाया था रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना? रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक पढ़ाई थी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्मूथ सरफेस होता है। कौन सा होता है? स्मूथ सरफेस। और स्मूथ सरफेस के ऊपर लाइट रेज जो होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं पैरेलली। कैसे स्ट्राइक करती हैं? पैरेलली। ये पैरेलली आती हैं और पैरेलली वापस चली जाती हैं। हालांकि जो डिफ्यूज्ड सरफेस होता है इसके ऊपर लाइट रेज पैरेलली आती ज़रूर है, पर वो पैरेलली वापस नहीं जाती। ये इस तरफ चली गई, है ना? ये ऐसे वापस ही चली गई, ये इस तरफ चली गई। तो ये पैरेलली आती ज़रूर है पर पैरेलली वापस जाती नहीं है ना? तो इस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है, कौन सी? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो होती है ये ओबे करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को? ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है? तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल। जैसे रेगुलर करती है उसी तरह डिफ्यूज्ड भी करती है। तो डिफ्यूज्ड में जैसे देखो यहाँ लाइट रे एक आ रही थी, ये लाइट रे इस पॉइंट पे अगर लगी तो इस पॉइंट पे जो ये नॉर्मल बनेगी, क्या बनेगी? नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उतना ही एंगल जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये भी नॉर्मल के साथ बनाएगी। यहाँ भी ऐसा हो रहा था, यहाँ भी जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल ही यहाँ बनेगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? यस। यस, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो फॉलो होते हैं।
ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट बेटा जी, अब ऑप्टिक्स में लाइट्स में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। एनीथिंग जिससे लाइट हमें मिलती है, ठीक है, एनीथिंग दैट गिव्स लाइट, जो लाइट देता है हम लोग उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऑब्जेक्ट जो होते हैं बेटा जी वो दो तरह के होते हैं, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा जी, जिसके पास खुद की लाइट हो। और नॉन लुमिनियस कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, जिसके पास खुद की लाइट ना हो, वो दूसरों की लाइट जो उनके ऊपर पड़ती है वही हमें भेज देती है, ठीक है जी। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट में हम लोग बात करते हैं, सन है इसके पास अपनी लाइट है, जो अपना बल्ब होता है इसके पास अपनी लाइट है, ट्यूब होती है इसके पास अपनी लाइट होती है ना। तो ये काउंट होते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट टेबल है, चेयर है, आप लोग देख लेते हो इनको है ना, हालांकि इनकी अपनी लाइट थोड़ी होती है। तो जो लाइट टेबल के ऊपर आकर लगती है वो लाइट टेबल से आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर जाती है, इसलिए आप टेबल देख सकते हो। हम लोग मून की बात भी करें तो बेटा मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, तो जो सन की लाइट मून के ऊपर आती है हम लोग उस लाइट के कारण ही मून को देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स दो तरह से होते हैं। उसी तरह हम लोग बात करें कि इमेज क्या होती है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रेज मीट करती हैं, यह हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो लाइट रेज वहीं से आ रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, इमेज कहते हैं, ठीक है। तो इमेज क्या होती है बेटा जी, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है जब लाइट रेज हमें मीट होने के बाद मिलती है। तो इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, ठीक है, विच वी सी when light rays after reflection meet or appear to come from। ऐसा प्रतीत होता है या तो मीट करती हैं या हमें लगता है कि वहां से आ रही हैं, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से आ रही हैं। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से जो सच में मीट करती हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा जी, रियल इमेज कहते हैं। और जो हमें अपीयर होता है कि जहाँ से आ रही है, अपीयर का मतलब होता है सच में नहीं, बस हमें महसूस होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज में याद रखना कि लाइट रेस कभी भी सच में मीट नहीं करती, और जो रियल इमेज होती है उसमें लाइट रेस हमेशा ही मीट करती हैं, हमेशा ही मीट करती हैं। जो हमारा प्लेन मिरर होता है ना, ये इससे हमें कभी भी रियल इमेज नहीं मिलती। इससे हमें जो इमेज मिलती है वो इमेज हमेशा ही वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब नॉन रियल, जो लाइट रे सच में नहीं मिलती, ठीक है, नॉन रियल इमेज। तो देखो हम लोग इस चैप्टर में इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक बेटा जी पॉइंट ऑब्जेक्ट से पढ़ते होते हैं, एक पढ़ते होते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखो बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज छोटा सा हो, पॉइंट सोर्स जैसा हो। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो बड़ा हो, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो टॉप होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो बॉटम होता है। और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है हम लोग इसको पॉइंट से ही डिनोट करते हैं, इसका कोई टॉप नहीं, कोई हेड नहीं, ठीक है, कोई बॉटम नहीं, ये डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसकी कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से। पहले ये मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया, ठीक है। इसके ऊपर ये मैंने आगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे बेटा जी मैंने मारी नॉर्मली। कैसे मारी, नॉर्मली। नॉर्मली कौन होती है, जो स्ट्रेट लाइन पे अगर बसती है, ठीक है। तो जो नॉर्मली आपको पता ही है जैसे आती है वैसे वापस चली जाती है। और एक लाइट रे मैंने मारी यहाँ, ठीक है। तो मैंने जो लाइट रे यहाँ मारी, ये मान लो
30 डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है। तो ऑब्वियस 30 डिग्री के एंगल से हिसाब से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना? तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो जिस जगह पर यहाँ ये दोनों आकर मिल गई, इस जगह पर हमारे ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट को मैंने ओ से लिख दिया, इमेज को आई से लिख दिया। तो ये आई डिनोट करता है हमारी इमेज को। अब ये देखो, एक लाइट रे तो बेटा जी मेरे सामने आई और सामने से क्या हो गया, पीछे वापस चली गई, और एक इधर जा रही है। ये लाइट रे और जो वापस चलेगी, ये वाली लाइट रे, है ना, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया। तो हमें महसूस हो रहा है कि लाइट रेस जो है वो इस पॉइंट से निकल रही है, आई पॉइंट से, है ना। तो जो ये है, ये मेरे पास क्या बन गई बेटा जी, वर्चुअल इमेज बन गई। क्या बन गई, वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, जिसके पास हमारा क्या होता है, हेड और बॉटम दोनों होती हैं। ठीक है जी। ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, इसके सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दिया। ये इसका टॉप है, ये इसकी बॉटम है। तो टॉप से एक लाइट रे मैंने नॉर्मली मारी, नॉर्मली वापस आ गई। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी। उसी तरह बॉटम से मैंने एक लाइट रे नॉर्मली मारी, वो नॉर्मली वापस आ गई। इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो एक तो ये हो गई। दूसरा, अब यहाँ से मैंने एक लाइट रे ऊपर मारी, तो वो यहाँ सपोज 15 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो 15 से ही क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है। एक लाइट रे बेटा जी मैंने यहाँ से मारी, इसको सपोज 20 डिग्री का एंगल बना है, तो ये 20 के हिसाब से वापस चलेगी। इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ जाकर मिल गई। अब जो ऑब्जेक्ट की इमेज है बेटा जी, वो पीछे बन रही है। क्या बन रही है, पीछे। ठीक है। तो ये हमारी इमेज होगी, और आगे क्या था, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनी है। और लकीली क्या होता है बेटा जी, ये सेम साइज की इमेज बनती है जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। हम लोग प्लेन मिरर में खुद को देखते भी हैं कि जो हमारा साइज होता है प्लेन मिरर में, वो बड़ा छोटा नहीं होता, वो हमें हमारे साइज जितनी ही इमेज बना के देता है। दूसरी बात करें कि जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से, मान लो ये 5 सेंटीमीटर आगे है, तो जो इसकी इमेज होती है ना, वो भी 5 सेंटीमीटर पीछे ही बनती है। तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के, प्लेन मिरर में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ये बेटा बराबर होता है इमेज डिस्टेंस के। किस में, प्लेन मिरर में। ठीक है। और हम लोग बात करें कि जो हमारी इमेज होती है वो क्या होती है, वर्चुअल। और मैं एक आपको वर्ड बता रहा हूँ, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा जी, अपराइट। अपराइट का मतलब सीधी इमेज बनती है। क्या बनती है, सीधी इमेज बनती है। ठीक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा जी लेटरल इन्वर्शन। क्या है, लेटरल इन्वर्शन। तो लेटरल इन्वर्शन एक ऐसा फिनोमेना है, ये क्या है बेटा, द फिनोमेना ऑफ रिवर्सिंग, of reversing the sides of an object, the sides of an object and its image, and its image। तो ऑब्जेक्ट का और उसकी इमेज का साइड्स का आपस में रिवर्स हो जाना, उस रिवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे आप इसके आगे बेटा जी मान लो लिखोगे रेड, तो जो इसकी इमेज है वो पीछे से हमें क्या बनाएगी, डी ई आर। क्लियर है। उसी तरह हम लोग मान लो इसके आगे लिख देंगे एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस जो है वो शीशे में हमारे पास इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है। ओके बेटा। तो इसी कारण जो अपनी क्या होती है, वो एम्बुलेंस ही होती है ना। तो एम्बुलेंस के जो आगे ये एम्बुलेंस लिखा होता है, वो उल्टे अक्षरों में लिखा होता है। ताजो हम लोग मान लो कार ड्राइव कर रहे हैं और एम्बुलेंस पीछे से हॉर्न मार रही है, तो मैं शीशे में से देखूंगा, मिरर में से देखूंगा,
तो अगर यहाँ उल्टा लिखा होगा तभी मेरे को वो सीधा नज़र आएगा ना, लिटरली इन्वर्टेड होकर नज़र आएगा। तो इस चीज़ का खास लिहाज़ रखना कि जो हमारी इमेज होती है वो हमेशा हमें क्या होती है, लिटरली इन्वर्टेड होकर समझ लगती है। ठीक है, प्लेन मिरर में से। तो एक बार इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।